हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योर स्टोरी और आज मेरे साथ हैं देवेंद्र यादव। भिलाई भिलाई से हैं। ये भिलाई के नगर निगम के मेयर हैं और उसके साथ ही एमएलए हैं। और सबसे खास बात है कि ये सबसे युवा, या कहा जाए कि देश के सबसे युवा मेयर हैं इलेक्टेड। तो हम इनकी अपनी पर्सनल जर्नी पे भी बात करेंगे और इसके साथ ही कोविड की क्या स्थिति है भिलाई में और किस तरह से इनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं पहले तो रंजना जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि योर स्टोरी में आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से भिलाई में क्या चल रहा है उसको मैं सबको बता सकूं। और निश्चित रूप से आप की संस्था और आप लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है, जो नए लोग क्या कर रहे हैं और क्या इस देश के यूथ को चाहिए, वो आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बेहद खुशी है आप लोगों के साथ आज जुड़कर। भिलाई की बात थैंक यू सर। कहें, हमारा शहर मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। इस शहर में अ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा शहर है, क्योंकि जब इस शहर का निर्माण हुआ था, शहर बना था, भिलाई स्टील प्लांट के कारण इस शहर को जी जाना जी जाता है। जी तो जी। पूरे देश भर से लोग आकर यहाँ पे बसे हैं। कोविड 19 का संक्रमण जी शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा जो खतरे की जगह थी छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे स्टेट के लिए, वो भिलाई जी थी, क्योंकि भिलाई की कनेक्टिविटी पूरे देश भर में है। भिलाई के लोग, उनके रिश्तेदार, नातेदार पूरे देश में अलग अलग जगह में रहते हैं। भिलाई से बहुत सारे लोग देश के अलावा विदेशों में भी रहते हैं। जी तो बाहर से लोगों के आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं थी। लेकिन भिलाई का एक स्वभाव है, भिलाई बड़ा जागरूक शहर है। जब जब ऐसी कोई भी परिस्थिति रही है तो शहर एक साथ एक जगह पर खड़े रहता है और लोगों के बीच में इतना संवाद, एक ऐसा संवाद भी हम लोगों ने स्थापित करके रखा है कि लोग निरंतर जिस दिशा में हम लोग चाहते हैं, सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कोविड 19 का संक्रमण जब तेजी पे था, तो भिलाई जी शहर के सभी लोगों ने इस पर पूरा जी सहयोग किया। हम लोगों ने भी प्रॉपर संवाद बनाया, हम लोगों ने भी इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो लोगों से हम लोग संवाद करके बताएं। हम लोगों ने सबसे पहला आवश्यक था कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हो। लॉकडाउन जी कैसे सक्सेसफुल होगा? लॉकडाउन के सक्सेसफुल करने के पीछे हम लोगों को ये ध्यान देना था कि लोगों की जो जरूरतें हैं वो लोगों तक पहुंचे। हम लोगों ने बिल्कुल लॉकडाउन स्टार्टअप से ही हम लोगों ने लोगों को जो आवश्यकताएं थी, जैसे उनको राशन की आवश्यकताएं थी, उनको मेडिकल सुविधाएं की जरूरत थी, वो सभी चीजों को हम लोगों ने चैनल बाय चैनल अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। हमारे स्टेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 मार्च से हम लोगों ने जितने भी सोशल इवेंट्स हैं उसको हम लोगों ने बंद करवा दिया स्टेट के अंदर, थ्रू आउट स्टेट। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 18 मार्च को सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव का केस आया। इसके बाद हमने जी 19 मार्च से पूरे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर सील कर दिए और हम लोगों ने देश में सबसे पहले लॉकडाउन को छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया। इससे हम लोगों को फायदा हुआ। जब बाहर से लोग छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को हम लोग, जो भी संक्रमित केसेस आ सकते थे ट्रेवल हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब पिछले हम कहें तो 19 तारीख के पहले, एक महीने पहले से आए हुए जो लोग हैं, उनको हमने एक एक करके चेक करने की कोशिश की। और इसके बाद जिन लोगों को हम लोगों ने संक्रमित या कोई जिनके अंदर संभावनाएं थी, उनको होम क्वारंटाइन किया, उनको आइसोलेट किया और उसके आधार पर हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को चलाया, जिससे आज छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी है। भिलाई की मैं बात कहूँ तो 24 मार्च को पहला केस भिलाई में संक्रमण का पाया गया था। जी 24 मार्च के बाद हमारा ये सक्सेस रहा कि हम लोगों ने उस संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने दिया, कम्युनिटी जी ट्रांसमिशन में का रूप नहीं लेने दिया। हम लोगों ने जितने भी लोग आए थे बाहर से, हम लोगों ने उनको चिन्हित करके होम आइसोलेशन पर, और जिनकी तबीयत खराब रही उनको आगे के उपचार के लिए भेजा, जिसके कारण जी चीजें थोड़ी बेहतर रही और ये सब में सभी लोगों का सहयोग रहा, तब जाकर चीजें हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जी। मैंने वहां पे जिन भी लोगों से बात की, लोगों ने यही कहा है कि यहाँ पे केसेस रुक गए हैं और अब केसेस आ नहीं रहे हैं और बहुत कम मात्रा में, संख्या बहुत कम है जो केसेस आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी व्यवस्था दुरुस्त है, इसी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं।
तो अभी मतलब अभी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक स्थिति खराब हो सकती है या चीजें अब संभल जाएंगी? अ, देखिए ऐसा है कि हम लोग ये शुरुआती दौर है। हम जी। अभी ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है कोरोना के खिलाफ। हम लोगों ने जो स्टार्ट है, जो शुरुआत के ओवर्स हैं, उसको ठीक तरीके से खेला है और अपना विकेट बचा के रखा है, मुझे ये लगता है। आने वाले समय में बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हम लोग का जो मेन टारगेट है कि हम लोगों ने शुरुआती दौर पे तो लॉकडाउन पहले से कर शहर को सुरक्षित कर लिया, लोगों को भी जागरूक कर दिया, लोगों को जो आवश्यकताएं थी, जो जरूरतें थी, वो लोगों तक पहुंचा दी, भले वॉलंटियर्स के माध्यम से या प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होता है कि अगर किसी को राशन चाहिए तो वो उसके नियर बाय राशन मिल जाए। टाइमली शॉप्स ओपन हुई, टाइमली बंद हुई। इसके बाद जो लोगों को बेसिक जानकारी है कोरोना की, वो जो मुहैया करवा सकते थे, हमने करवा दिया। लाइक मास्क कैसे आपको पहनना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है, कैसे आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पे क्या आयुष मंत्रालय कह रहा है, ये सारी चीजों को हमने समझाया। हमने अच्छा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर भी रोक लगाने के लिए जो बेहतर कर सकते थे कर रहे हैं। आज के समय ये है, शुरुआती समय निकल गया है, अब हमारे पास बाहर से लोग आ रहे हैं। मैं आपको आगे का एग्जांपल बताता हूँ। जी। 4 मई 24 मार्च के बाद 4 मई को हमें हमारे पास केसेस आए, 4 नए केसेस आए। एक मुंबई से अपनी स्कूटी से ट्रैवल करके भिलाई पहुंचा, एक व्यक्ति कटक से आया, एक गुजरात से और एक और मुंबई से। ये सारे लोग बाहर से आए और इसके बाद हम लोगों ने पहले ही बॉर्डर्स पे इनको इनको चेक किया और इसके बाद हम लोगों ने इनको क्वारंटाइन कर दिया, जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स थे। कुछ दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, तो टेस्ट की रिपोर्ट्स में ये जानकारी मिली कि इनको कोविड-19 पॉजिटिव आया है। तो उन लोगों से जितने भी लोग उस बीच में 1-2 दिन में कनेक्टेड थे, हम लोगों ने उनको भी होम क्वारंटाइन करके रखा या क्वारंटाइन सेंटर पे, हमारे आइसोलेशन सेंटर पे हम लोगों ने उनको भेजा। तो कहीं भी हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का अवसर नहीं दिया। ये अभी मुख्य है और इसमें हम लोगों के भिलाई के जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारे नगर निगम के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उनका भी भरपूर योगदान, सहयोग और निरंतर कार्य है, जिसके कारण हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो अभी बड़ा चैलेंज बचा है, हम लोगों को हमारे शहर की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ बिल्कुल, बिल्कुल। संक्रमण भी ना बढ़े, उस पर भी ध्यान बिल्कुल। देना है। तो अभी शुरुआती दौर है, आने वाले समय में बाहर से आए हुए लोगों पे हम लोग फोकस हैं कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसका प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि हम लोग उसको उसको पूरा चेक भी कर सकें और उसको किसी और से मिलकर संक्रमण फैलाने से रोक सकें। बिल्कुल, बिल्कुल देवेन जी। जी। देवेन जी मैं कोविड पे फिर से वापस आऊँगी, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, आपकी पर्सनल जर्नी के भी बारे में बात करें क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। इतनी कम उम्र में आप देश के पहले इलेक्टेड युवा मेयर बने हैं, तो हम थोड़ा उस पे भी बात करना चाहेंगे। तो कैसे पॉलिटिक्स में आने का कैसे सोचा? देखिए ऐसा है कि मैंने कभी नहीं क्योंकि सोचा आप था कि मैं राजनीति में आऊँगा। छात्र जीवन से आप एक्टिव रहे हैं, तो छात्र नेता भी आप रह चुके हैं। और इंजीनियरिंग देखिए आपने बीच में ही छोड़ दी क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में आना था। पढ़ाई पूरी नहीं देखिए कर ऐसा अभी है ये मतलब जी। देखिए ऐसा है कि आपके पास पूरा होमवर्क तो है, ये मेरा होमवर्क हुआ है कि मैंने क्या छोड़ा है और क्या अपनाया है। देखिए जी, कभी सोचा नहीं था मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। जी। लेकिन ऐसे अवसर बनते गए कि हुँ, चीजें हुँ। आगे बढ़ती रही। मैं स्कूल में था तो मैंने स्कूल के हाउस कैप्टन का इलेक्शन लड़ा था, तो वहां जीता था। इसके बाद मैं केवल इंजीनियरिंग ही नहीं, मैं पायलटिंग का भी कोर्स कर रहा था भोपाल अच्छा। से। मैंने पायलटिंग भी छोड़ी, पहले मैंने पायलटिंग छोड़ी और उसके बाद मैं भिलाई वापस आया। फिर मैं इंजीनियरिंग करने लग गया कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। फिर वहां पर मैं स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस में जुड़ गया, कॉलेज का प्रतिनिधि बना। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शन लड़े, फिर स्टेट्स के इलेक्शन लड़े और फिर कॉलेज करते करते ही 25 इयर्स की एज पे मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया। तो इलेक्शन भी लड़ा, तो ऐसा एक बड़े सीनियर लीडर्स के खिलाफ लड़ा था। उसमें पब्लिक का काफी सपोर्ट मिला। मेरी जो यूथ टीम थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और पब्लिक ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि चेंज सबको ही चाहते हैं पॉलिटिक्स में, जी, कि बिल्कुल, नए बिल्कुल। तरीके के, नए दौर के, नई सोच के केवल वादे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग आए। बिल्कुल, तो लोगों ने बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल। करके मौका दिया मुझे
और मैं फिर मेयर भी बन गया। कभी नहीं सोचा था कि इस एज में मैं इतने बड़े शहर का मेयर रहूंगा और शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे संभालने मिलेगी। मैं तो ऐसा है कि जिस जिस फील्ड में स्टार्ट ले रहा था, भले वो इंजीनियरिंग हो, पायलटिंग हो या बिजनेस हो, उसको मैंने वो कंप्लीट नहीं हो पाई मेरी कहीं पे भी जर्नी। शायद यहीं मुझे आना था तो मैं यहाँ पर आ गया। आपकी और जरूरत ये शायद है यहीं पर थी। ये है कि बचपन से ही सोशली कनेक्टेड रहा हूँ लोगों से, जी। सबके सुख दुख को समझता हूँ और इस बात अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर हम लोग समाज में हैं तो समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें अपना योगदान हर वक्त भले छोटा हो बड़ा हो अपना योगदान सुनिश्चित करना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जी। आप अभी काफ़ी कम उम्र के हैं और एक युवा नेता हैं, तो मैं जानना हाँ। चाहूँगी कि मतलब अगर एक युवा जब राजनीति में आता है, तो उसको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए ऐसा है कि जब मेरी शुरुआत हुई राजनीतिक जीवन की, तो जो स्टार्टअप था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं थे, बहुत ज्यादा उस तरह के काम नहीं थे जो थे हमारे यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड थे। तो सारी चीजें हम लोग लगभग लगभग ताकत से कर लेते थे कि जो शक्ति होती है ना छात्र शक्ति की, बहुत सारे हुँ, हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स किसी इशू पे जाकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और प्रशासन से अपनी बातें मनवा रहे हैं, जी। वहां तक तो ठीक था। इसके बाद जब मेयर की जर्नी मेरी शुरू हुई, तो उस समय बहुत सारी चीजें मैंने समझी और देखी कि क्या एक्चुअल लाइफ है, पॉलिटिक्स क्या है। क्या है, जब चुनाव में लड़ने गया तो उस समय जैसे एक युवा रहता है ना जो ये सोचता है कि वो जी। सब कुछ कर लेगा अपने जीवन में, जो जो चीजें आएगी उसके सामने, जो जो समस्या आएगी वो सारी समस्याओं का समाधान कर लेगा। तो उस मूवमेंट से मैंने इलेक्शन लड़ा, जहां पर भी गया, चूंकि मेयर बनने के पहले कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं जाने का अवसर मिला था, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से सीधा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मैं मेयर बन के ही पहुंचा। तो उस बीच इलेक्शंस के समय मैंने सभी चीजों पे अपनी अपनी बातें रखी कि ये भी हम लोग कर लेंगे, ये भी हम लोग कर लेंगे, ये भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन जब मैं चुनाव जीत कर मेयर बना, तब मुझे समझ में आया कि चीजें कितनी डिफिकल्ट हैं। मैं जिस दल से था, उस दल की सरकार इस प्रदेश में नहीं थी, न देश में थी। तो जो सरकारों का अंतर होने के कारण भी जो समस्याएं रहती है और प्रशासनिक कामों में भी जो तकलीफें होती है, उसको मैंने देखा। ब्यूरोक्रेसी कैसे आपकी इच्छाओं, आपके जो कार्य हैं, उसको कैसे बार बार हडल बन के आती है, कैसे रोकती है और उस बीच में आपको अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे आगे बढ़ानी है। जब मेरा मेयरशिप की शुरुआत हुई, तो स्टेट में हमारी सरकार भी नहीं थी। मैं जो प्लान्स, जो पॉलिसीज पे काम करना चाहता था, कहीं न कहीं उस पे मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी या वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो चाहिए था। जो मिलना लेकिन चाहिए फिर था। मैंने सोचा जी? जी, मैं कह रही हूँ तो जो मिलना चाहिए था। हाँ, जो मिलना चाहिए था। तो फिर मैंने ये समझा कि इन्हीं के प्लान में अपनी स्टोरी को सक्सेस करो। तो मैंने देखा उस समय स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण चल रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन के सर्वेक्षण में मैंने कहा मुझे हम लोगों को मिलकर हमारे शहर को आगे बढ़ाना है। भिलाई की जागरूक जनता ने भी सहयोग किया। हम लोग अलग-अलग जगह पे, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम लोगों को अपने शहर को साफ-सुथरा रखना है, उसके लिए अलग-अलग तरह के प्लान्स किए। हमने प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे रूट लेवल के जो हमारा सफाई कर्मचारी था उस तक बनाया और बड़े प्लानिंग से वर्किंग की। मैंने भी लोगों को जागरूक करने के लिए रिक्शा जो रहता है ना, सफाई जी। कर्मचारी जो रिक्शा चलाकर कचरा लेने जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, जब जी, ये जी, उस जी। समय चल रहा था, तो मैं खुद हफ्ते में 1 दिन रिक्शा चलाकर जाता था लोगों के बीच में और उनको ये कम्युनिकेट करता था कि आपको गीला कचरा इसमें डालना है और सूखा कचरा इसमें डालना है। तो इस तरीके से लोगों से संवाद बनाया हम लोगों ने मिलकर और धीरे-धीरे करके ये पूरा मूवमेंट अच्छा पकड़ा और देश के अंदर जब 4239 शहरों का सर्वेक्षण हुआ, तो भिलाई को 11th रैंक उसमें मिला। एक सर्वेक्षण में भिलाई को 10 लाख की आबादी का इस जोन का सबसे साफ-सुथरा शहर घोषित किया गया। तो कहने का अर्थ है कि चैलेंजेस तो बहुत से सारे आते हैं, जी, लेकिन जी। हम लोगों को ये देखना है कि हम उस परिस्थिति में शहर के लिए, लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और उस वे में हम लोगों को पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम लोग हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड खत्म कर लेंगे, तो हम लोगों को जितना भी सहयोग मिल जाए, जितना भी
जितना भी समय मिल जाए या पोजीशन मिल जाए, हम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने बढ़ा, तो उसका लाभ मिला, उसका फायदा हुआ। बिल्कुल। देवेंद्र जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो युवा नेता होते हैं, उनसे जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अब तक अपनी जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? देखिए, ऐसा है, उम्मीदें बहुत सारी, जब हम इलेक्शंस में जाते हैं तो हम बहुत बहुत सारी बातें करते हैं। जब हम डिलीवर करने आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं। एक प्लान को सोचकर कहना और इसके बाद जब हम डिलीवर करते हैं तो ये दोनों में काफी चीजों की कमियां हो जाती है और काफी अंतर भी आते हैं। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ऐसा काम कर दिया कि मैंने जनता की हर बात को, हर नब्ज को पकड़ लिया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने उस भावना से काम किया कि हम लोग जो आखिरी व्यक्ति है शहर का, जो हमारा आखिरी कमजोर साथी है, उस तक हम लोगों ने अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। जो गांधी जी कहते हैं ना, अंत्योदय सर्वोदय की भावना से, इस भावना के आधार पर हम लोगों ने काम किया। मैं पिछले मेरे लगभग 4.5 साल का कार्यकाल हो गया महापौर का। इसमें मैंने बड़ी ईमानदारी से और जो बड़ी अच्छी नीयत से अपनी चीजों को डिलीवर करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से मैं बहुत सारी जगह सक्सेस भी हूँ और कुछ कमियां भी रही हैं, लेकिन ये हम लोगों का जो रिजल्ट है वो इलेक्शंस में मिलता है। और मैं ये कहूंगा, मैं मेयर बनने के बाद एक और इलेक्शन लड़ा, एक बहुत कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें जनता ने मुझे जिताया था। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जनता ने कहीं ना कहीं मुझे पास कर दिया है फर्स्ट डिवीजन से। अब देखना है, आने वाले समय में फिर इलेक्शन लड़ूंगा तो समझ में आएगा कि मेरिट लिस्ट दिया है कि केवल फर्स्ट डिवीजन रखा है। ये आने वाले समय में समझ में आएगा। आप क्योंकि इतनी कम उम्र से राजनीति में सक्रिय हो गए, तो ये अनुभव कैसा रहा? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत जल्दी कर दी पॉलिटिक्स में आने में? ये समझ ही नहीं आया कि मैं कब राजनीति में आ गया, और न मैंने सोचा था। मतलब हाँ, ये कॉलेज में दोस्तों के साथ इश्यूज पे बात करना, जो ऐसी बात होती थी जिसपे लगता था नहीं ये हमारे अधिकारों का हनन है, उस विषय को उठाकर पब्लिक के बीच, मतलब उस विषय को उठाकर हमारे प्रबंधन के बीच में लेके जाना, कॉलेज स्कूल प्रबंधन के बीच में, और वहां से उसका रिप्लाई भी आता था। जैसे एक बार स्कूल में मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, एक बार कॉलेज से मुझे एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग इश्यूज उठाकर कॉलेज के अंदर पहुंच जाते थे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे फ्रंट फेस में मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा, या कभी जीवन में एमएलए बनूंगा या मेयर बनूंगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। ये तो ऐसा है कि चीजें, हम लोग भी जो सामने चीजें आई उसको उसके लिए काम करते गए, और लोगों ने भी हाथों हाथ उठाया, और देखते जी। देखते अभी देश का सबसे युवा महापौर बनने का भी अवसर मिल गया, और छत्तीसगढ़ का सबसे युवा एमएलए भी बनने का अवसर मिल गया। बहुत सोचा बढ़िया, कुछ नहीं बहुत था। बधाई आपको। अ, देवेंद्र, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। अभी एक साल, मतलब लगभग एक साल पहले की ही बात है, एक डेढ़ साल पहले की, कि डेंगू का काफी शुरू हो गया था, डेंगू भिलाई में, और जिसकी वजह से कई बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। तो और फिर से डेंगू वहां पर शुरू हो गया है, तो अभी उसको लेकर के मतलब किस तरह की व्यवस्था है? कुछ खास व्यवस्था का कुछ इंतजाम है? क्योंकि पहले से कोरोना का वैसे ही सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे मुश्किल समय में मतलब कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को? देखिए, ऐसा है कि भिलाई में 2018 में डेंगू बहुत बड़े स्केल में फैला था। जी। उसके बाद चूंकि आपने देखा होगा, डेंगू जिस जिस शहर में या प्रदेश में एक जगह पे आया है, तो वो हर दूसरे साल भी पूरी ताकत से रिवर्स होता है। जी। हम लोगों ने 2018 में जो एक्सपीरियंस लिया, उसके आधार पे हम लोगों ने 2019 में बड़ी बेहतरीन तैयारी करके रखी थी। 2019 में बहुत नंबर्स, मतलब दर्जन भर से ज्यादा केसेस भिलाई में नहीं रहे डेंगू के। उसके अच्छा। बाद अभी 2020 में जो हम लोगों ने शुरुआती दौर पर देखा कि डेंगू के कुछ केसेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए जो हमारी तैयारी हो सकती थी, भले वो डेंगू की हो, पीलिया की हो, लाइक क्लोरीन टैबलेट्स का वितरण करवाना पीलिया के लिए, जो हमारे गंदे पानी जहाँ पर आते हैं, या गंदा पानी जहाँ पर दूषित रहता है पीने का पानी, उस स्पॉट्स को
चिन्हित करके वहां पे पूरी व्यवस्थाएं करने साफ पानी की। और डेंगू का जो मेन सोर्स है कि साफ पानी शहर जो किसी बिल्डिंग पे जमा है या किसी घर पे किसी किनारे पे जमा है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना और उसको हम लोगों को घर घर पर जाकर चेक करना, इसके काम को हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि डेंगू जैसे पिछली बार हम लोगों ने डेंगू को भिलाई में हराया था, इस बार भी डेंगू का या पीलिया का भिलाई में कोई प्रकोप नहीं रहेगा। कोविड 19 जी से हम लोग पूरी जागरूकता के साथ सब लोगों के सहयोग से लड़ रहे हैं, और डेंगू के लिए हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है। एक सिंगल जगह वो केस आया था और उसको भी हम लोगों ने समय से चिन्हित भी किया, और उसके साथ ही साथ सारी तरफ से हम लोग दुरुस्त तैयारी में हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। जी, मैं चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से अपनी प्लानिंग की है, चीज़ें उसी तरह से हों और जनता को कम से जी कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुझे लगता है जी कि आप उसको कर लेंगे। तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात है कि हमें पता चला कि आपके यहाँ कोविड की स्थिति क्या है और आप लोग किस तरह से, आपके कार्यकर्ता या आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है वहाँ पे। तो जी जी मैं चाहूँगी कि आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, चीज़ें पॉज़िटिव रास्ते पर जाएँ और बहुत जी जल्दी अच्छे परिणाम निकलें। मेरी हाँ, बधाइयाँ आपको। कोविड जी, 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 थैंक यू जी, सो मच। जी, जी, कहें आप। हाँ, जी, कोविड 19 के समय लेकिन काफी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, आपने भी सीखी होगी अपने जी, जी, समय। आपने जो हमें एकदम से एकाएक जो दुनिया रुक गई, उससे जी, आपने भी कुछ चीजें सीखी होगी, हमने भी सीखी है। हम लोगों ने इस कोविड 19 के जी, समय सबसे पहला, मैं एक ब्रीफ आपको करता हूँ, इसमें हमारा स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है, पहले की क्या थी, अभी की क्या है, और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। कोविड 19 में सबसे बेहतर जो हुआ छत्तीसगढ़ के लिए, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी विजनरी फैसला करके पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने लोगों को जो जी, जरूरतें हैं उस जरूरतों को पूरे करने पे ध्यान दिया। इसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था जी, मजबूत रहे, उसके लिए भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हमने जी, लगभग 20 हम लोगों ने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही हमारी जितनी एमएसएमई कंपनीज हैं, वो सारी को स्टार्ट करने का हम लोगों ने निर्देश दे दिया, ताकि हम लोग धीरे धीरे करके हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकें। साथ ही जी, साथ संक्रमण ना फैले, तब तो अर्थव्यवस्था का चक्का आगे बढ़ पाएगा। तो संक्रमण ना फैले, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तरह जागरूकता रखी जी, और पूरा ध्यान दिया। और इसके जी, अलावा जो एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी और जनता, इसके लिए हम लोगों ने जनता से बेहतर संवाद बनाया, और प्रशासन से, क्योंकि हम लोग जब काम करने जाते हैं तो ये होता है, प्रशासन कुछ और सोचता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस कुछ और सोच रहा है, लीडर कुछ और सोच रहा है, जनता कुछ और मांग रही है। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है ना, इस कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने, ताकि पब्लिक की जो डिमांड है, ब्यूरोक्रेसी की जो चिंता है, लीडर उसको मिला के एक बेहतर वे बना पाए, ताकि सब लोगों को लाभ मिल पाए और सब लोग आगे बढ़कर काम कर पाए। तो इसी विजन से काम कर रहे हैं, और अर्थव्यवस्था भी हमारी मजबूत रहे, उसके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। संक्रमण के दौर में भी प्रदेश चलता रहे, और संक्रमण के साथ कैसे जीना है, इस पर भी हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस पर हम जी। लोग मिलकर काम कर रहे हैं अभी। बहुत जी अच्छी बात है देवेंद्र, बहुत अच्छी बात, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन कर के कि आप लोग इतनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। देवेंद्र, एक चीज़ और बताइए कि मतलब जो छोटे उद्योग हैं, जो जैसा कि अभी आपने बताया कि उन उनके लिए किस तरह से मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट थोड़ा उस पे लॉकडाउन थोड़ा-सा प्रकाश डालिए अच्छे से। जी, जी। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो मेडिकल इमरजेंसी लगी देश में, जो गाइडलाइन आई देश की सरकार के, उसके आधार पर हम लोगों को काम करना था। हम जी, लोगों ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया कि छोटे जो उद्योग हैं उनको हम लोग किस तरीके से चालू कर सके। हम लोगों ने लगभग 2 लाख यूनिट है छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने उसको परमिशन दी कि प्रॉपर सैनिटाइज करके रोस्टर का पालन करके लोगों को बुलाएं, थोड़े लेबर्स हैं उनकी संख्या कम करके जी, बुलाएं और लोगों को वापस काम पे लगाएं। तो लोगों ने, जो हमारे यहाँ पर संक्रमण, चूंकि संक्रमण को हमने फैलने नहीं दिया था, तो इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे करके चालू हो गई। लोगों के जो रोजगार उनके हाथों से जा रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं जितने भी कम कर सके हम अपने स्तर पर, हमने उसका प्रयास किया। और सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके आज के समय पूरी इंडस्ट्रीज लगभग भिलाई के अंदर चालू है, उस रोस्टर को फॉलो करके
जो प्रॉपर सैनिटाइजिंग का प्रोसेस है, जो चेकिंग हो, भले टेम्परेचर चेकिंग, ये सब मापदंडों के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। साथ ही साथ हम लोगों ने लॉकडाउन की शुरुआत से ही मनरेगा का काम नहीं रोका था। 20 लाख से अधिक किसान हमारे यहाँ पे मनरेगा के तहत लगातार काम कर रहे थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करके। इसी के कारण आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है, इस कठिन के समय में भी वो कहीं ना कहीं अपने स्थान को बचाने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। आरबीआई ने हमारी छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी कंडीशन की प्रशंसा की। इसी तरीके से जिस जिस काम को हम लोग कर सकते थे उसको आगे बढ़ाया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा सेक्टर है जो रुक गया था। हम लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन में जैसे सब्जी, फल और जो डेली उपयोग की चीजें हैं, उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में कोई नहीं रोक रखी। हम लोगों ने उस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को करने दिया। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में भी जो हम लोग रियायतें कर सकते थे, उस पर भी हम लोगों ने पूरी रियायतें दी ताकि व्यापार भी चलता रहे। हम लोग स्टेट के अंदर जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, कहने का अर्थ ये है, स्टेट के बाहर तो हम लोग चीजों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट के अंदर जो कर सकते थे उसको हम लोगों ने बढ़ाया। हमारा मेन प्राइमरी फोकस है कि हम संक्रमण ना बढ़ने दें। संक्रमण नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था भी चलती रहेगी, और संक्रमण नहीं बढ़ेगा तो हम जिन जिन कामों को स्पेस देकर चालू कर सकते हैं उसको हम लोग चालू रखें। हम लोग इस बात को जानते हैं, आज के समय जो पहले की इकोनॉमी बूस्ट थी या जो फ्लो था वो तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो हम लोगों को मैक्सिमम हम लोग इस समय में संक्रमण फैलने से बचने के साथ ही साथ चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग उसको कर रहे हैं। सारी हम लोगों ने शॉप्स, इंडस्ट्रीज और सिविल कंस्ट्रक्शन, जैसे मैं नगर निगम की बात करूं तो मैंने हमारे नगर निगम में हमने जितने भी सिविल कंस्ट्रक्शन थे उसको स्टार्ट किया, नियम निकाल के किए, ताकि जो लेबर घर पर बैठकर इंतजार कर रहा है कि अब कब वो पैसे कमा पाएगा अपने परिवार के लिए, उसको रोजगार का साधन मिले। रोजगार बचाना अति आवश्यक है। इस संक्रमण के दौर पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे संक्रमण से बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये एक सबके अंदर फीलिंग लानी पड़ेगी। तो ये इसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से किया है। नगर निगम में हर तरह के काम हम लोगों ने चालू करके रखे हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में कैसे रोजगार हम लोग और दे सके लोगों को, उसके लिए भी काम किया है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। हम भिलाई में एक भिलाई मदर्स मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं। भिलाई मदर्स मार्केट में हम लोग एक ऐसा मार्केट तैयार कर रहे हैं जिसमें जितनी भी बहनें घर पर बैठकर या समूह के साथ छोटा व्यापार करती हैं, छोटा काम करती हैं, जैसे वो पापड़ बनाती हैं, झाड़ू बनाती हैं, फिनाइल बनाती हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अवसर हम लोग भिलाई मदर्स मार्केट के नाम से दे रहे हैं, और उसको एक ब्रांड के रूप में भी हमारे शहर के अंदर हम लोग स्थापित कर रहे हैं, ताकि वो लोगों के बीच में वो ब्रांड पहुंचे। साथ ही साथ वो बहनों को, चूंकि आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है बीपीएल परिवार की बहनों की, या जो लोग काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए फंड्स की भी जो आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसको भी हम लोग एसएचजी ग्रुप के थ्रू हम लोग उनको फंड्स भी दे रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं। जैसे 10,000 का लोन दे रहे हैं, 20,000 का लोन दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो 50,000 का लोन दे रहे हैं, ताकि उस लोन के माध्यम से वो अपने ग्रुप के साथ प्रोडक्ट बनाए, और उस प्रोडक्ट को बेचने की जिम्मेदारी नगर निगम ने ले ली है कि नगर निगम उस प्रोडक्ट को बेचेगा। देवेंद्र, आपने इस मार्केट मदर्स मार्केट नाम है इसका, इस जी पहल का, ये बहुत ही मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इस पे एक दिन अलग से आपके साथ चर्चा करूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त मतलब एकदम खत्म हो चुका है, और मैं इस पे अलग से बात करूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि और किस तरह से आप लोग मदर मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी, अभी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगी कि समय समय पर आप हमसे जुड़ते रहें और बताते रहें वहाँ की स्थिति, वहाँ की दिक्कतें, वहाँ की परेशानियां, जो बेहद जरूरी है जानना। थैंक यू सो मच देवेंद्र, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी।